चलिए बच्चों, तो मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आवाज साफ नहीं आ रही तो आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का सेशन हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। टॉपिक नेम इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्या। बाकी बच्चे, काफी बच्चे पसंद लग रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बच्चों व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी के बारे में, सारी चीजें बातें करेंगे। ठीक है, कौन बताएगा व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? बोलो बच्चों, अब तक आप एक बार तो पढ़ चुके हो ना रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो बताओ क्या होता है। देखो, एक्चुअली क्या है, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, एक टॉपिक था ना न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, कि बहुत सारे जो न्यूक्लियर है तो सारे स्टेबल न्यूक्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, कौन से स्टेबल होते हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक क्या था? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बात किस किस को याद है? अगर बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा होता है, ठीक है, अगर हाई होता है, देन स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? वो भी ज्यादा होती है। यहाँ तक बच्चों ये बात किस चीज को समझ आएगी? क्यों नहीं कर रहे, क्या होगा? मेरी आवाज आ रही सबको? भी ब्रेक चाहिए क्या बीच में? बच्चों ब्रेक चाहिए क्या? मैं पूछ रहा किसी को ब्रेक चाहिए क्या? नो सर। चलिए बच्चों, बीच फोन करते रहो। एक्चुअली फिर मुझे ना फिर डाउट रहता है कि मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। ठीक है, बीच में ना अनम्यूट करके फोन कर दिया करो, ताकि मैं पता कर पाऊँ। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ठीक है भाई, हमने डिस्कस किया था। तो उसी में बच्चों हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा जो है न्यूक्लियर बच्चों स्टेबल होगा। ठीक है, उसी का आगे हम एक्सटेंशन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, अब होता क्या बच्चों, आइडियली क्या होता है? आइडियली क्या होता है, ठीक है, जो छोटे न्यूक्लियाई हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए रेशियो बच्चों, कि मतलब अराउंड ए, मतलब एक के आसपास होनी चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर स्मॉलर न्यूक्लियस। अगर आप चाहते हो कि वो ज्यादा स्टेबल, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल होंगे तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा? वो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा सर। क्या जरूरत है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा ना। लेकिन होता ऐसा नहीं है कि तुम छोटे न्यूक्लियर के लिए बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल हूँ, मान लो कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 12 का होता है उसका 5 नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 माइनस 6, ये भी 6 है, और प्रोटॉन ये भी 6 है। सिमिलरली ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, और फिर 60 का तो उसका 12 नंबर। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है कि अगर हम छोटे न्यूक्लियर की बात करें, छोटे न्यूक्लियर, उसमें होता क्या बच्चों, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो होता है बच्चों कैल्शियम। क्यों? उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर कितना होता है? 40 होता है। तो एन जेड इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों बिस्मथ। एक न्यूक्लियर होता है बिस्मथ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 83 है, तो मास नंबर कितना है? 209। ये सबसे ज्यादा हैवी स्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, जैसे जैसे हमारा ना ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो जो एन बाय जेड रेशियो क्या होती है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हेन जेड कीप इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये रेशियो बच्चों इंक्रीज होती है। मतलब ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
जैसे जैसे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, हैवियर न्यूक्लिया बनना स्टार्ट होते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि क्या बोलते हैं अपना जो एन बाय जेड रेशियो वो क्या होती है, वो ज्यादा होना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो बिस्मिथ का देखो, आप यहाँ चेक करो, बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर कितना है, 83 है, मास नंबर कितना है, 209 है। तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे, अगर मैं आता हूँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 209 माइनस 83 कितने ही है, 6, 126 है। देखो बच्चों, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जो अपनी जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है ना, देखो ये अपनी क्या है, एन इजकल टू जेड, तो बच्चों अपनी जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है वो शिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है, ठीक है बच्चों, इट्स लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या है, ये रेशियो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एन डिवाइड 1 है, और जैसे जैसे उसके बाद देखो, अगर आप देखोगे 30 मतलब मैक्सिमम 40, मैक्सिमम एक मिनट, 30 नहीं बोलूंगा मैं, 25 के आसपास लगा लो आप, कि वहां तक रेशियो इक्वल चल रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद क्या, शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों हमारी जो स्टेबिलिटी कर्व वो क्या होती है, वो इधर की तरफ देखो जाना स्टार्ट हो गई। बच्चों याद है किस किस तरह, बच्चों प्लीज क्वेश्चन पूछते रहना, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 110% बच्चों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। अब होता क्या बच्चों, फॉर हैवी न्यूक्लियाई मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब बात क्या होती है, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ठीक है हमारी जो स्टेबिलिटी कर्व वो ऊपर शिफ्ट हो रही है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, होता बच्चों ये कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं ना, तो उनके बीच रिपल्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन। अब बताओ, अगर रिपल्शन होगा तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि वो स्टेबल रहे, ताकि रिपल्शन थोड़ा कम हो। तो न्यूक्लियर फोर्स is unable to hold nucleus together against the electrical repulsion of the proton unless number of neutrons exceeds the number of protons. इसलिए बच्चों जो हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया, यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ so for heavier nuclei instability caused by electrostatic repulsion between number of protons, okay, so z can revise when number of neutrons are greater। कहने का मतलब क्या बच्चों, अब देखो ना, जो हमारे जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई जो होते हैं, बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होते हैं, वो होते तो है, ठीक है, वो तभी स्टेबल हो पाएंगे बच्चों व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, एन बाय जेड रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होने वाली है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में बच्चों, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाइड्स में आपको बच्चों क्या मिलेगी, एन बाय जेड रेशियो ग्रेटर देन 1 ही मिलेगी, ठीक है। तो आप 20 आप मान सकते हो कि 20 तक तो इक्वल चलती है, एन बाय जेड रेशियो 1 के बराबर चलती है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स वीक। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, इस तरह का आंसर कौन देगा सबसे पहले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो बच्चों क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों क्या आंसर है, अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बने,
The nuclear force becomes weak if the nucleus contains too many protons compared to number of neutrons. बिल्कुल सही है पहले स्टेटमेंट तो। सेकेंड ऑप्शन, the nuclear force becomes weak if the nucleus contains too many neutrons compared to the number of protons. एक मिनट, the nuclear force ठीक है, ओके बी मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 शोस ए टेंडेंसी टू डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल सही है बी। डी, the nuclear force becomes very strong if nucleus contains a large number of nucleons. नहीं, ये गलत है। अगर ज्यादा न्यूक्लियस होंगे बच्चों तब भी दिक्कत है, तब भी बच्चों दिक्कत है, ठीक है। हाँ, अगर आप स्पेशली बोलोगे न्यूट्रॉन्स हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने पड़ेंगे तभी बच्चों क्या होगा, हमारा फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूक्लियस। आंसर इज डी, ठीक है। नाउ चलो बात करते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब होता क्या बच्चों, अब हमारे जो न्यूक्लियाइड्स हैं, तो बड़े बड़े न्यूक्लियाइड्स हैं, वो होता है वो क्या करते हैं, जैसे ही बच्चों अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे ज्यादा होंगे बच्चों, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है बच्चों रेडियो एक्टिविटी शो करने की। मतलब क्या है, उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो, वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ओनली few configurations around 250 are stable out of 100 nucleides, ठीक है। अब होता क्या है, तो द अनस्टेबल ones decay to form other nucleides by emitting alpha beta particles gamma rays through a process called radioactivity। हम दोनों ने इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों। अब होता क्या बच्चों, जो बड़े बड़े न्यूक्लियाइड्स है ना, वो छोटे न्यूक्लियाइड में ब्रेक हो जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी आए, ताकि क्या बच्चों, स्टेबिलिटी आए। ये बात किसको समझ आई यहाँ तक? तो जहां तक समझ आया क्या? Yes, sir. ठीक है। नाउ तो व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? सो द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, बच्चों आप इसको नोट कर लेना, द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी, इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। ओके, अब कौन से होते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों आपको हैवी न्यूक्लियाई ही मिलेंगे, आपको बच्चों हैवी न्यूक्लियाई ही मिलेंगे। और आप बोल सकते हो 83 जो प्रोटॉन नंबर था ना, जो एटॉमिक नंबर 83, उससे ऊपर जितने होते हैं बच्चों, सबकी टेंडेंसी होती है क्या, छोटे एलिमेंट में टूटने की, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या बच्चों, यूरेनियम, देखो आपने बहुत सुने होंगे, ये बहुत ही फेमस है, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, नेप्ट्यूनियम, ठीक है बच्चों। इस सारे सारे ना न्यूक्लियर रिएक्टर, आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों, वहां पे इनका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. चलिए बच्चों, अब देखो बात करते हैं बच्चों, अब होता क्या है, मान लो, अब देखो डीके अगर होगा, अगर मान लो हमारा कोई बड़ा पार्टिकल है बच्चों, हमारा कोई बड़ा पार्टिकल है, अगर मान लो वो, अगर मान लो ब्रेक हुआ, वो अगर मान लो ब्रेक हुआ बच्चों, तो किस किस में ब्रेक होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, अल्फा डीके। अगर मान लो हैवी न्यूक्लियर अगर ब्रेक होता है बच्चों, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, आप अल्फा पार्टिकल बच्चों क्या, He2+, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और जिसका चार्ज कितना बच्चों, 2+। यानी कि जब भी हमारा, मैं आप अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, जब भी अगर हमारा कोई एक्स एलिमेंट है, उसका जेड एटॉमिक नंबर है, ए बच्चों मास नंबर है, अगर उससे बच्चों अल्फा पार्टिकल अगर निकलेगा मान लो, तो उसमें से बच्चों दो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, और मास नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो He2, ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों,
उसका 2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और 4 क्या होता है बच्चों, 4 उसका मास नंबर होता है। अगर मान लो किसी पार्टिकल में से, किसी एलिमेंट में से, किसी न्यूक्लियर में से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसका चार्ज, उसका जो एटॉमिक नंबर है तो 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। बच्चों ये बात किसको समझ आई? ये सर। ठीक है। अगर इसका हम थोड़ा एग्जांपल लें बच्चों, जैसे अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है यूरेनियम का, तो यूरेनियम 92 एंड 235, अगर यहाँ से बच्चों आपने अल्फा पार्टिकल निकाला, क्या बचेगा? थोरियम बचेगा 90 234, हीलियम, ये वो अपना एग्जांपल होगा। ठीक है। अब बात ये बच्चों कि अगर किसी पार्टिकल में से, किसी एलिमेंट में से या फिर किसी हैवियर न्यूक्लियर में से अल्फा पार्टिकल क्यों निकलेगा? तो क्यों निकलेगा वो इसलिए निकलेगा बच्चों क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो होता क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर सोचो बच्चों मान लो कोई न्यूक्लियर है जिसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना, ए है, सॉरी जेड है। मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो ये मान लो कि ये इनिशियल है, इनिशियल, ठीक है। अब हम मान लो कि हमारा कोई एक्स पार्टिकल है, उसका जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये उसका मास नंबर है। और यहाँ से हमने क्या किया, एक पार्टिकल निकाल दिया, -4 उसमें अल्फा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो A-4 हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी जो भी हमारी न्यूक्लियर की थी, डिवाइड बाय क्या करोगे, A-4 कर दो। सोचो ये इंक्रीज होगी ना, इसका फाइनल जो कि इंक्रीज होगी। आया समझ में? तो आया क्या समझ में? ये सर। ठीक है। अब क्या होगा, अब सोचो बच्चों अगर मान लो हैवी न्यूक्लियाई है, मान लो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ब्रेक होगा तो क्या होगा बच्चों, एक तो उसका एटॉमिक नंबर कम हो गया, दूसरी बात क्या है बच्चों, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, और ये स्टेबिलिटी की तरफ क्या करने लगता है, जाने लगता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, आया समझ में? लेकिन अगर आप 83 से अगर आप उधर जाओगे, आप राइट में जाओगे बच्चों, तो रेडियो एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बच्चों अल्फा पार्टिकल, अल्फा डिके होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीटा डिके, बीटा डिके क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब सोचो, अब इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है, बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है। अब होता क्या है इसके बारे में बात भी करेंगे आगे। ठीक है, मान लो कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि मान लो हमारा कोई एक्स पार्टिकल है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, ए उसका मास नंबर है, और इसके बच्चों एक हमारा बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका एक तो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। साथ में तो एक निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। अब बच्चों बात ये है कि ये हुआ क्या, अरे मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कैसे गया। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। जैसे क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, न्यूट्रॉन से होता है ये, ठीक है। न्यूट्रॉन से एक चार्ज पार्टिकल निकलता है, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है हमारे न्यूट्रॉन से, ठीक है। उससे नेगेटिव चार्ज निकलता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है। अब सोचो अगर न्यूट्रॉन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या रह गया, एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो क्या होता है बच्चों, एक्चुअली हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यानी कि
अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक, कॉपी है, अगर इससे बच्चों एक आप अगर बीटा पार्टिकल निकाल दोगे, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर देगा और ये एच मिलेगा, प्लस में एंटी न्यूट्रिनो। बच्चों ये बात यहाँ तक कि ये है ना, सॉरी सॉरी, इट्स नॉट एरो, सिर्फ लाइन है ये। बच्चों ये बात यहाँ तक किस चीज को समझ आई कि क्यों निकल रहा है ये? क्यों निकल रहा है इसका, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है और बीटा वाला जो है वो निकल जाता है बाहर। बस बीटा क्या होता है, एक्चुअली बीटा ना, बीटा देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, देखो बीटा पॉजिटिव भी निकलता है और नेगेटिव दोनों निकलते हैं। अभी हम बात करें नेगेटिव के बारे में, ठीक है, आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब देखो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन में बदलेगा नहीं, तो न्यूट्रॉन ही है भाई, न्यूट्रॉन है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब सोचो, न्यूट्रॉन तो क्या, न्यूट्रॉन है, अगर आप उससे नेगेटिव चार्ज निकालोगे तो अंदर वो पॉजिटिव बचेगा, तभी वो न्यूट्रॉन था, तभी वो क्या था, न्यूट्रॉन था। ठीक है, इसलिए तो हमारा एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात करते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो होता क्या है। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, अब मुझे क्या बताओ, देखो अगर हम बात करें, पहली बात तो एंटी न्यूट्रिनो होता क्या है, देखो ये होता है बच्चों, दीज आर लाइक फोटोन, इनके अंदर ना सिर्फ एनर्जी होती है बच्चों, रेस्ट मास नहीं होता। मतलब क्या, अगर एक जगह पे कहीं पे होंगे तो वहां पे मास नहीं होगा, मोशन में आएंगे तब इनके पास मास। ठीक है, दीज आर लाइक फोटोन, एंड एनर्जी कैसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दे हैव, दे आर चार्जेस न्यूट्रल, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो हेल्प एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है देखो बच्चों, सर इस बार आगे बात में हम करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझेगा, यहाँ तक किस चीज को समझ आया, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब बच्चों बात ये कि बेटा देखिए होता क्यों है, बच्चों इसलिए होता है कि जब बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगर हो गए ना बच्चों, तब भी दिक्कत है। अगर बहुत ज्यादा बच्चों, तो तब भी दिक्कत है। ओके, मेरी बात समझ आई है? अब क्या, तो अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगर हो गए, ठीक है, तो बीटा डी के चांस, ठीक है, बताओ। की वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? चेक करना बच्चों, अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक। मैं क्या बोल रहा था बच्चों, अगर बहुत, अगर मान लो किसी हैवी न्यूक्लियाई में बच्चों अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स है, तो वहां से बच्चों बीटा डिके होगा। ठीक है, अब बीटा डिके होगा, प्रोटॉन किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन में बदल जाएगा। अगर प्रोटॉन में बदलेगा बच्चों देखो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, अगर मान लो इसमें पार्टिकल निकल रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या डिक्रीज होंगे, तो नंबर क्या इंक्रीज होंगे। ठीक है, ओके, अब देखो बच्चों, अब अगर है ना बहुत ज्यादा, सोचो एक न्यूक्लियाइड, अब देखो बच्चों, यहाँ पे बात समझना, देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब सोचो अपनी जो रेशियो है ना, अपनी जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियाइड जो ग्राफ है बच्चों, ये वाला ग्राफ, ठीक है, अगर आप आप सर इधर अभी गए भी तो क्लियर नहीं है आवाज। बाकी बच्चे आपको मेरी आवाज आएगी, बाकी बच्चे कम आएगा। बाकी बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर अब मतलब हो गई क्लियर। नहीं, बीच में आवाज कट रही थी क्या, बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं एक बार। यस सर। चलिए अब ठीक आ रही है मेरी आवाज, अब तो ठीक है यस। बच्चों। चलो फिर आगे चलते हैं।
देखो अब हुआ तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो इनमें ना आपको पढ़ना समझो कि बीटा पार्टिकल क्यों, बिकॉज स्टेबल न्यूक्लियाई जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है ना, अगर आप उससे दूर जाओगे टुवर्ड्स लेफ्ट तो n बाय है ये सर चीज। फिर होने लगी। अच्छा बेटा सबको मेरी आवाज क्या आ रही है क्या? उसके बाकी बच्चे कंफर्म करो एक बार जल्दी से, टाइम कम होता है। सर आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। तो दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अभी मेरी बात ठीक है? नो सर। अभी भी आवाज नहीं आ रही साहब? सर शायद टाइपिंग की आवाज आ रही है। क्या रही टाइपिंग की? यस सर। टाइपिंग में कुछ कर ही नहीं रहा। रुको मुझे एक मिनट करना है, एक सेकंड करना है। मतलब आप इन ग्राफ को देखो एक बार। सर अब हो गई क्लियर। मैंने फैन ऑफ कर दिया, पहले फैन चल रहा था यहाँ पे। अब ठीक आ रही है? सर फिर होने लगी ब्रेक। और फिर ब्रेक हो रही है। ठीक है। चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अब देखो बच्चों, अगर आप इससे नीचे आओगे तो क्या होगी, एन बाय जेड की रेशियो क्या होगी, कम होगी। अब अगर मान लो बहुत ज्यादा बच्चों एन बाय जेड की रेशियो अगर बहुत ज्यादा होगी ना, तब भी हमारा जो हैवी न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो इसे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। इन न्यूक्लियाई अबव द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, जो कि हमने अभी देखी थी, दैट इज हैविंग एक्सेस न्यूट्रॉन्स डीके थ्रू बीटा एमिशन। क्यों? न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और प्रोटॉन क्या होंगे, तो इंक्रीज होंगे। thus increasing atomic number Z and decreasing neutron number n in beta emission, n by Z ratio decreases। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए नेगेटिव बीटा डिके। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है उसमें से। ओके सो हमें क्या बताना है, ड्यूरिंग ए नेगेटिव बीटा डिके एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। नहीं बच्चे, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, ध्यान रखो। हमने बिल्कुल शुरू में आपको एक चीज बताई थी, बिल्कुल शुरू में, कि जो अपनी जो एक मिनट, अपनी जो बच्चों रेडियो एक्टिविटी है ना, ये ना एटॉमिक वो नहीं है ये। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। सो बेसिक बच्चों रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इट्स अ न्यूक्लियर फिनोमिना, इट्स नॉट एटॉमिक फिनोमिना। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो एक एटम है, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, समझ रहे हो बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन तो एच डी रहेंगे बच्चों। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट्स अ सर न्यूक्लियर तो फिनोमेना सी जो होगा। ओके। ऑप्शन बी, एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस इजेक्टेड, गलत। ए न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज एमिटिंग, बिल्कुल सही आंसर इज। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बीटा डिके, ये बच्चों क्या है, ये पॉजिट्रॉन, मतलब ये इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन था, ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा जो प्रोटॉन है ना, हमारा जो प्रोटॉन है वो चेंज किसमें करता है, न्यूट्रॉन में। तो आप कैसे याद रखोगे भाई, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन किस में चेंज होता है, प्रोटॉन में। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन किस में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में। साथ में क्या निकलता है, एक पॉजिट्रॉन, और साथ में क्या निकलता है बच्चों, न्यूट्रिनो। ठीक है, अब कब होता है ये, जब आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाए,
कम हो जाए, यानी कि आपको दिख रहा है ये, एक मिनट मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, देखो आपको दिख रहा है ये इस एरिया में होता है ये, क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम है। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? बीटा माइनस डीके, क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा है। ठीक है। सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन न्यूक्लियाई in nuclide below line of stability have excess number of protons. It decays beta plus emission यानी कि क्या? Positron results in decreasing Z and increasing N. ठीक है बच्चों, तो N by Z रेशियो क्या होती है? इंक्रीज करती है। ये बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों आई क्या बात समझ में? यस सर ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों के कैप्चर। इसमें देखो बहुत ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर मान लो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं ना, आपको पता होगा के एलिमेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा, अब सोचो अगर हैवी न्यूक्लियाइड है तो वहां पे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियस पे। वो क्या करता है, जो के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना एक बार। रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर इवेंट। मैंने कहा था ना, इट्स अ न्यूक्लियर इवेंट। इसके न्यूक्लियस में सब कुछ होता है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस पे कोई चेंज नहीं होगा, नॉट एटॉमिक, हेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सो रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी फिजिकल थिंग, दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, इससे आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल द एलिमेंट्स विद नंबर ग्रेटर देन 82, ठीक है, आर नेचुरली रेडियो एक्टिव। The conversion of lighter elements into radioactive elements by the bombardment of fast-moving particles is called artificial or induced activity. मतलब आपको इससे इतना अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत है। मतलब आप ये समझ लो कि इट्स न्यूक्लियर इवेंट, नॉट एटॉमिक। न्यूक्लियर क्या, जो भी चेंज होगा ना बच्चों, इसके न्यूक्लियस में चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसका देखो मतलब क्या है। मान लो बच्चों, मान लो हमारे पास क्या है, आप सबको पता होगा बच्चों, मुझे एक बात बताना, आप सबको पता होगा कि अगर मान लो कोई सेब खराब हो रखा है, अगर कोई एप्पल खराब हो रखा है बच्चों, तो उससे बाकी एप्पल भी खराब हो जाते हैं। ये बात किस किस को पता है? यस सर तो मुझे बताओ, जितने ज्यादा एप्पल होंगे बच्चों तो उनके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। यस सर ठीक है, तो उसी पे बेस हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ डिके। तो बच्चों हमारे पास जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो बच्चों उनका डिके होने का, उनका रेडियो एक्टिवली उनमें से पार्टिकल्स निकलने का क्या होगा, ज्यादा चांसेस होंगे। ये बात किस किस को समझ आई भाई? अगर बहुत सारे सेब होंगे तो जो खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अगर मान लो सेब ही तुम्हारे पास 2 है तो उनमें से खराब क्या ही हो, आप उनको वैसे संभाल लोगे। अगर मान लो सेब 1000 सेब है बच्चों तो उनमें से खराब होने के चांस भी ज्यादा है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ऐसे यहाँ पे है, एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। यानी कि अगर मैं बोलूं माइनस dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, एटम्स क्या डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज। ठीक है, अगर कम एटम्स होंगे बच्चों तो कम रेट होगी डिके होने की। सो रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम प्रोसेस एंड ईच डिके इज इंडिपेंडेंट, is an independent event and one cannot tell when particle nucleus will decay. ये बात आई सबको बस समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चों हमारी इक्वेशन निकालते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ है कि माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन, अगर हमने बच्चों लैम्डा लगा दिया हमने डिके कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, अगर इसको बच्चों इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो डी एन बाय
एन हम इस साइड है, तो बच्चों बिल्कुल शुरू में नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट हमने लिखा। मान लो किसी आफ्टर टाइम टी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने एन है, तो बच्चों यहाँ से log आ जाएगा, फाइनली में इक्वेशन मिल जाएगी ये दोनों तरफ, सॉरी ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन फाइनली क्या मिलेगी। सो किसी भी मोमेंट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एस एन इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, किसी भी मूवमेंट पे। अब सोचो अगर हम लिमिटिंग केस एनालिसिस करें, अगर बच्चों हम लिमिटिंग केस एनालिसिस करें, तो t इक्वल टू जब 0 था, जब स्टार्ट हुआ ही था, तो देखो n किसके बराबर आएगा, n नॉट के बराबर आएगा, और t इक्वल टू आप कर दो इनफाइनाइट, n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का? ठीक है, चलिए तो वो तो हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखो कैसे है, एक्सपोनेंशियल, कैसे बच्चों, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। तो देखो हमारे ग्राफ कैसे है, हमारा ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या, हाफ लाइफ, मतलब क्या है, कितने टाइम बाद हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हाफ रह जाएंगे जो हमारे शुरू में थे। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई टू फॉल टू 50% इज कॉल्ड हाफ लाइफ। सिंपल सा तरीका कैसे, तो हमने देखा इक्वेशन n इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी थी, n को n नॉट बाई 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, n नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी, कट कट, so 1/2 is equal to e raised to minus lambda t। आप इसको ये भी लिख सकते हो, दोनों तरफ लोग ले लो, क्या हो लैम्डा टी ln2, so t will be equal to ln2 divided by lambda। लैम्डा क्या बच्चों, डिके कांस्टेंट, यानी कि ये क्या है, हाफ लाइफ, बच्चों ये इट्स अ हाफ लाइफ, मतलब कि इतने टाइम बाद हाफ रह जाएंगे हमारे न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ AT215 is 100 microseconds. The time taken for radioactivity of a sample of 215 AT to decay to 1/16 of its initial value is, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, देखो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, कि जो हाफ लाइफ हमने अभी डिस्कस की है ना, मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि मान लो शुरू में एन नॉट थी, हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे, ठीक, हाफ लाइफ। फर्दर बच्चों इसके हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। फर्दर इसको और हाफ होने में बच्चों सेम टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, देखो भाई आप इसको इसी तरीके से करो, आपको जो मैंने अभी सिखाया है क्या, कि एन नॉट से एन नॉट बाय 2 जाने में लगेगा कितना,
100 माइक्रो सेकेंड। फिर से n नोट बाय 4 जाने में लगेगा, फिर से 100 माइक्रो सेकेंड। फिर से n नोट बाय 8 जाने में लगेगा 100 माइक्रो सेकेंड, और फिर से 100 माइक्रो सेकेंड लगेंगे n नोट बाय 16 जाने में। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है अभी। और एक तरीका क्या बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट। एक तरीका क्या है, आफ्टर n हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड एटम क्या हो जाएंगे बच्चों? 1/2 की पावर n n नॉट। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? n बाय n नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 रेज़ पावर n। ठीक है, इसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर 2 आवर्स 1/16 of the starting amount of a certain radioactive isotope remains undecayed. The half-life of the isotope is option A, B, C. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों आफ्टर 2 आवर्स कितना? 1/16, यानी कि अगर मैं बोलूं कि n n नॉट ये n, ये कितना बच्चों? ये है 160, यानी कि 2/4, यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। सो n की हाफ कितना है? 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट। n की वैल्यू कितनी है? 4, यानी आंसर विल बी बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, चलिए। So next topic is an accident in a nuclear laboratory resulted in deposition of certain amount of radioactive material of half-life 18 days. ठीक है, inside the laboratory, tests revealed that the radiation was 64 times more than the permissible level required for safe operation of the laboratory. What is the minimum number of days after which laboratory can be considered for use? चलो बच्चों ये वाला ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। भाई बच्चों कहने का मतलब क्या, हाफ लाइफ दे रखी है 18 दिन की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 64 टाइम्स ज्यादा था, और 64 टाइम्स जो परमिसिबल लेवल है, तो हम उसको 64 टाइम हम क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि 64 टाइम्स क्या कम हो जाए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू n नॉट, ठीक है, 1/2 n, अगर मैं ऐसा बोलूं तो n कितना होना चाहिए? सेफ वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n नॉट बाय 64 होना चाहिए। फिर तो अरे मेरे पास समझ में। सो 1/2 64 कितना हो जाएगा बच्चों? तो इस पर 6 n विल बी 6। तो बच्चों n इंटू टी हाफ कितना है? ये हमें निकालना है। n कितना? 6 इंटू में 18। सो एक पार्ट आंसर इज सी। बच्चों ये बात समझ आई क्या? Yes, sir.
यस चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, मीन लाइफ मतलब टी एवरेज। इसका मतलब क्या होता है, द एवरेज टाइम फॉर विच ए रेडियो एक्टिव मटीरियल रिमेन्स एक्टिव, द एवरेज लाइफ फॉर एवरेज टाइम, the average time for which a radioactive material remains active is defined as mean average life of that material. So it is also defined as the sum of lives of all atoms divided by the total number of atoms. Total number of atoms कितने होते हैं? N naught. Sum of edges of all the nuclei. तो कितने हैं? अगर हमारे पास इतने हैं, इतने बचे हुए n बचे हुए, आप उनकी L की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों T एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1/λ। और टी हाफ की वैल्यू कितनी थी बच्चों? ln2/λ। आप ये बात याद रखना, ठीक है? ओके, सो एवरेज लाइफ हमने निकाल ली, कितनी हो जाएगी? 1/λ, ठीक है? अब देखो एवरेज लाइफ की बात, अगर आप वैल्यू पुट करोगे, नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे कितने, तो हो जाएगा e पर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है? सॉरी, टी की वैल्यू 1/λ इंटू लैम्डा n नॉट बाई ई, यानी कि 0.37 एन नॉट, इतने बच जाएंगे बच्चों। तो आप समझना कि उसकी एवरेज लाइफ होगी, मीन लाइफ। तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज टू 37% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एवरेज लाइफ। बच्चों आया समझ में? आया बच्चों समझ में? ठीक है, अगर आप बच्चों इसमें रिलेशन निकालोगे तो क्या रिलेशन क्या होगा? अगर टी हाफ में और आप उसमें अगर रिलेशन निकालोगे, क्या रिलेशन होगा? देखो टी एवरेज कितना है? 1/λ। टी हाफ कितना है? ln 2/λ। डिवाइड कर दो, सो टी एवरेज बाय टी हाफ इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1/ln2। तो ये आ जाएगा बच्चों, सो टी एवरेज विल बी 1.44 टी हाफ, ठीक है? चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हमने तो शुरू में देखा था ना, dN/dt, वही है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और काउंट रेट ऑफ सब्सटेंस और द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एनी मटेरियल डिकेइंग पर सेकंड, इसको बोलते हैं क्या बच्चों? रेट। तो ध्यान रखना, ठीक है? इसको हम ए से भी शो करते हैं। एक्टिविटी आप ऐसे देख सकते हो, माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। तो आप उसको ध्यान रखना, ऐसे होता है, ठीक है? अब देखो ये क्या अपना ए हो जाएगा, सो लैम्डा इंटू एन की वैल्यू कितनी है? एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, इसको क्या बोलते? ए नॉट बोल दो। सो ए इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। सिमिलर वैसी इक्वेशन आगे बच्चों, जो हम रेडियो एक्टिविटी वाली इक्वेशन हमने निकाली थी शुरू में, ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन वाली, ठीक है? बिल्कुल सेम वही है। Question is, a radioactive sample S1 having an activity of 5 micro CI has twice the number of nuclei as another sample S2 which has an activity of 10 micro CI. The half life of S1 S2 can be। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सर, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर ट्राई करो। चलो
हाँ जी बच्चों, देखो अगर ना समझ आए ना तो सीधा सीधा लिखो कि A1 इज इक्वल टू A01 इंटू कैसा आपका e माइनस लैम्डा, ठीक है। और A2 इज इक्वल टू A02 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब A01 क्या बच्चों, लैम्डा 1 इंटू क्या है N1, A02 क्या है लैम्डा 2 इंटू N2 बस A1 फिर के साथ देखो लैम्डा 1 निकाल लेते हैं, लैम्डा 1 N1 माइनस लैम्डा 1 ठीक, और A2 क्या करेगा लैम्डा 2 N2 माइनस लैम्डा, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि A1 की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, और A2 वैल्यू कितनी है, कितनी है 10 है, लिखो उसको 5 बाई 10 लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2, N1 वैल्यू कितनी है जो वेट 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 इसके पास 2 है, ओके, सो ट्वाइस ऑफ N2 हो जाएगा, सो ट्वाइस ऑफ N2 डिवाइड बाई N2 कट कट, तो ये क्या आ जाएगा, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या आ जाएगा 1 बाय 4 के बराबर आ जाएगा, 1 बाय 4 के बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखो Yes. अगर हमें लैम्डा मिल गया, हमें चाहिए क्या, हमें हाफ लाइफ चाहिए ना, हाफ लाइफ क्या होता है T1 हाफ लाइफ मान लो इसका कितना होगा, ये तो होता है ln 2y क्या होता है लैम्डा 1 T2 क्या आ जाएगा ln 2y लैम्डा 2 बस। अब देखो 1:4 है, देखो 1:4 कहाँ पे मिल रहा है, ए में मिल रहा है, बस हो गया। आया समझ में, ठीक है। चलिए ना बच्चों, अब ना ये टॉपिक इतने सिंपल सिंपल से, बस इसको ध्यान से समझना, बोल क्या रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मतलब क्या है कि कितने चांस है किसी एटम के बचने के, कितने चांस है भाई, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, शुरू में n नॉट थे और इनके बीच में रिलेशन ये है, हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, तो क्या हो जाएगी सर्वाइवल के लिए भाई कितने बच गए n बच गए, थे कितने n नॉट, बस वैल्यू पुट कर दो, सो n नॉट इज माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाय n नॉट कितना है ये इज माइनस लैम्डा t, और न्यूक्लियर डिकेड कितने हो गए, कितने डिके हो गए n डैश, यानी कि n नॉट माइनस n नॉट कितना है, सॉरी n कितना है ये बस। बच्चों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म सारी की सारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कि किसी न्यूक्लियर के बचने के चांस कितने हैं n डिवाइड बाय n नॉट, और न्यूक्लियर कितने डिके हो गए हैं जो बचे हैं उसको माइनस कर दो n नॉट से, हमें मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ ही देख लो कैसे ग्राफ, अब टाइम अगर आप इनफाइनाइट बच्चों, आप अगर टाइम इनफाइनाइट कर दोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t अगर इनफाइनाइट है बच्चों तो n की वैल्यू क्या है, जीरो टेंड करेगी ना, तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, देखो ग्राफ देखो कैसा है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग है, ठीक है। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, बस कुछ नहीं करना भाई, हमने डिके न्यूक्लियर डिके निकाल ली n डैश, तो ये कितना हो जाएगा n डैश डिवाइड बाय n नॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 5 years, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस मटेरियल आफ्टर 10 years विल बी, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे ट्राई करते हैं।
नाउ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मान लो एक मटेरियल है, एक मान लो अपना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, वो डिसइंटीग्रेट हो गया बी में, बच्चों बी फर्दर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर पहले वाले का अगर लैम्डा 1 क्या है बच्चों, अगर डीके कांस्टेंट है, दूसरे वाले का ये डीके कांस्टेंट हो, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना होगा भाई, ये किस रेट से बन रहा है, जिस रेट से ए डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस डी एन बाई डी टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 n1, ठीक है, ये हो गया। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, जिस रेट से बी डिके कर रहा है, बी कितने डिके कर रहा है, कितने से डिके कर रहा है, ठीक है। अब बताओ, देखो अब ध्यान से देखोगे, हमें एक चीज है क्या कि बी बन भी रहा है तो डिक्रीज भी हो रहा है। तो बच्चों अगर नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर आप निकालोगे, सो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ डी, वो क्या हो जाएगा बच्चों अपना डीके, नेट रेट नेट फॉर्मेशन ऑफ बी। आया समझ में बच्चों ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट आया समझ में भाई। ए ब्रेक होके बी बन रहा है भाई, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए कितना है, ये है, तो भाई इतना ही तो बन रहा है, फिर बी इतना ही तो बनेगा, क्यों, क्योंकि बी इसी से बन रहा है, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी कितना है, dn2 by dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सो नेट रेट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, यानी कि लैम्डा 1 n1 माइनस लैम्डा 2 n2। बच्चों ये बात किस को समझ आई, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए बच्चों ये टॉपिक है, एक दो टॉपिक है लास्ट जो टॉपिक है ये अच्छे टॉपिक है, इनको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन तीनों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है, इनसे क्वेश्चन आने के चांस बच्चों हैं थोड़े, ठीक है। Okay, sir. चलिए इसके अलावा बच्चों कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अगर कोई डाउट पूछना आपको तो। सब क्लियर है ना, चलिए, so I think it's enough for this session, so let's meet in next class, till then bye, ठीक है, bye bye।